स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, जिसको एंशियंट ग्रीक्स और रोमन्स पिलर्स ऑफ हरक्यूलिस के नाम से पहचानते थे, ये एक तंग चैनल है जो अटलांटिक ओशन को मेडिटेरेनियन सी के साथ जोड़ता है। ये छोटा समंदरी चैनल दुनिया के दो अहम कॉन्टिनेंट्स के बीच से गुजरता है, जिनका कम से कम फासला सिर्फ 13 किलोमीटर है। इस पॉइंट पे अफ्रीका और यूरोप इतने करीब हो जाते हैं कि एक तरफ खड़े होकर देखा जाए तो दूसरा कॉन्टिनेंट आसानी से देखा जा सकता है, लेकिन अभी तक इनको आपस में जोड़ने के लिए कोई ब्रिज नहीं बनाया गया। दोनों कॉन्टिनेंट्स को आपस में जमीनी रास्ते से जोड़ने के लिए पिछली कई दहाइयों से बेशुमार प्रपोजल्स दिए जा चुके हैं। ये रास्ता काफी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये यूरोपियन यूनियन की 45 करोड़ और अफ्रीका की 150 करोड़ की आबादी को आपस में जोड़ने के काम आ सकता है। इसका दोनों कॉन्टिनेंट्स की इकोनॉमी पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। ट्रेड बढ़ सकेगी, ट्रांसपोर्टेशन बेहतर होगी और टूरिज्म भी काफी हद तक बढ़ जाएगा। पर सवाल ये है कि जब इतने ज्यादा फायदे भी हैं तो फिर अभी तक स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर पर कोई ब्रिज क्यों नहीं बनाया गया। नाजरीन, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर दो अहम वाटर बॉडीज को आपस में जोड़ता है, अटलांटिक ओशन और मेडिटेरेनियन सी। ये स्ट्रेट करीब 57 किलोमीटर लंबा, जबकि स्पेन के टरीफा और मोरक्को के सेरीज पॉइंट से इसकी चौड़ाई सिर्फ 8 मील या फिर 13 किलोमीटर है। और गहराई की बात की जाए तो पूरे स्ट्रेट की एवरेज डेप्थ करीब 1200 फीट या फिर 365 मीटर्स है। ये स्ट्रेट देखने में जितना छोटा लगता है उतना ही इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये मेडिटेरेनियन और अटलांटिक ओशन के बीच एक कुदरती रास्ता है। इसके बरक्स सुइज कैनाल को देखा जाए तो ये मैन मेड कैनाल रेड सी और मेडिटेरेनियन के बीच शिप्स के लिए एक रास्ता फराहम करता है। सुइज कैनाल की विड्थ बहुत कम है, जिसमें फुल साइज के बहरी जहाजों के फंसने का खतरा हमेशा मंडरा रहा होता है। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर बड़ी साइज की कार्गो शिप्स के लिए एक खुला रास्ता फराहम करता है, जिसकी वजह से यहाँ से गुजरने वाली शिप्स की तादाद भी काफी ज्यादा है। सुइज कैनाल से हर साल 20,000 शिप्स गुजरती हैं, पनामा कैनाल से 14,000 और स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से हैरत अंगेज तौर पे सालाना 1 लाख से ज्यादा शिप्स गुजरती हैं। बहुत सारी कार्गो वेसल्स वेस्टर्न हेमिस्फेयर से कीमती सामान मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और यूरोप तक लाती हैं, जबकि कुछ सुइज कैनाल को क्रॉस करके एशिया और चाइना तक भी जाती हैं। इसी तरह मिडिल ईस्ट से वेस्टर्न यूरोप या फिर अमेरिका जाने के लिए भी शिप्स को स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर को ही इस्तेमाल करना पड़ता है। और क्योंकि स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर फॉसल फ्यूल रिच मुल्कों के करीब है, इसी वजह से ऑयल वेसल्स का यहाँ से गुजरना भी रोज का मामूल है। एक रिपोर्ट के मुताबिक स्ट्रेट से डेली करीब 300 ऑयल वेसल्स गुजरती हैं, जिनकी मालियत अरबों डॉलर होती है। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर आलमी मार्केट्स के लिए एक अहम ट्रेडिंग रूट है और इसी की वजह से ही करीबी कंट्रीज का रोजगार भी जुड़ा है। स्पेन का एल जजीरस पोर्ट, जो यूरोप का सबसे बड़ा शिपिंग पोर्ट है, और मोरक्को में टेंजर पोर्ट भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। ट्रेड और टूरिज्म से होने वाले इन फाइनेंशियल बेनिफिट्स के पेश नज़र बहुत से लोग हैरान हैं कि दुनिया के इन दो हिस्सों को मिलाने के लिए अभी तक एक भी ब्रिज क्यों नहीं बनाया गया। ऐसा नहीं है कि इस पर सोच विचार नहीं की गई। 1979 से लेकर कई फिजिबिलिटी स्टडीज और प्रपोजल्स दिए गए हैं, लेकिन कुछ मसले हैं जिनकी वजह से यहाँ ब्रिज बनाना इतना आसान नहीं होगा। सबसे पहले बात करते हैं इस ब्रिज की कॉस्टिंग पर। एस्टिमेट्स के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर पर ब्रिज बनाने की कीमत 5 अरब से 20 अरब डॉलर्स तक भी जा सकती है, क्योंकि ये ब्रिज दुनिया के दूसरे बड़े ब्रिजेस के मुकाबले में काफी मुश्किल होगा। एक तो ये कि यहाँ जैसा भी ब्रिज बनाना होगा उसको ऐसे डिजाइन किया जाए कि नीचे से दुनिया के सबसे बड़े बहरी जहाज भी आसानी से गुजर सकें, जो कि कहना तो आसान है लेकिन करना शायद काफी मुश्किल। ये मुश्किल क्यों है इस पर बाद में बात करते हैं, लेकिन ये 5 से 20 अरब डॉलर्स की कॉस्टिंग बर्दाश्त कौन करेगा। जाहिर है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से जो कंट्रीज फायदा उठा रही हैं, ये कॉस्ट उन्हीं को भरनी पड़ेगी, यानी कि स्पेन और मोरक्को। पर आज तक इन दोनों कंट्रीज की पॉलिटिकल लीडरशिप कभी भी कोई एग्रीमेंट नहीं कर पाई। स्पेन का कहना है कि ब्रिज से ज्यादा फायदा मोरक्को को होगा तो ज्यादा कॉस्ट वो बर्दाश्त करे, जबकि मोरक्को की लीडरशिप चाहती है कि ये कॉस्ट 50-50 डिवाइड हो। दूसरा मसला है ब्रिज की फिजिबिलिटी का, यानी कि इसके बनने के बाद ये कितना फायदेमंद होगा। मिसाल के तौर पे यूके और फ्रांस के बीच बनाए जाने वाले चैनल टनल की बात की जाए तो इस पर 14.5 अरब यूएस डॉलर्स का खर्चा आया था, लेकिन हर साल इस टनल को 2 करोड़ से ज्यादा पैसेंजर्स इस्तेमाल करते हैं।
एक पैसेंजर यूके से 121 पाउंड्स या फिर 150 यूएस डॉलर्स में फ्रांस तक पहुंच सकता है। यानी हर साल ये टनल करीब 30 अरब डॉलर्स की कमाई करता है, अपनी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट से भी डबल। इसी तरह अगर स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर पर ब्रिज बना भी दिया जाए तो क्या ये इतना कमा कर देगा कि ब्रिज की कॉस्ट आसानी से निकाली जा सके? इस चीज को काफी शक की निगाह से देखा जाता है, क्योंकि मोरक्को एक ऐसा मुल्क है जिसकी जीडीपी सिर्फ 130 बिलियन डॉलर्स है, यानी पाकिस्तान से भी आधी। अगर यहाँ 5 अरब यूएस डॉलर्स का भी ब्रिज बना और कम से कम फीस $20 भी रखी जाए, तो जहां यूके से फ्रांस के चैनल टनल को सालाना 2 करोड़ पैसेंजर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, वहीं स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के ब्रिज को सालाना 25 करोड़ पैसेंजर्स के इस्तेमाल करने पर ब्रिज की कॉस्ट निकाली जा सकती है, जो कि काफी अनरियलिस्टिक नंबर है। अगला मसला है ब्रिज की कंस्ट्रक्शन का। जैसा कि आपने जाना कि स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर शिप्स के लिए काफी बिजी रूट है। इस चीज को नजर में रखते हुए यहाँ एक ऐसा ब्रिज बनाना होगा जो इस ट्रैफिक को डिस्टर्ब ना करे। इसके लिए ब्रिज की ऊंचाई काफी ज्यादा रखनी होगी, जो कि इंजीनियर्स के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर की एवरेज डेप्थ तो 1200 फीट्स है, लेकिन किसी किसी मकाम पर ये 3000 फीट से भी ज्यादा गहरा है, यानी कि दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा से भी ज्यादा। आज तक दुनिया के सबसे बड़े ब्रिज पिलर्स मिलाऊ वायाडक्ट में बने हुए हैं और उनकी ऊंचाई भी सिर्फ 1104 फीट्स है। तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर में 3000 फीट से भी बड़े पिलर्स, वो भी पानी के अंदर खड़े करना एक ऐसा टास्क होगा जिससे इंजीनियर्स बहुत घबराते हैं। और लगे हाथ यहाँ पानी के स्ट्रॉन्ग करंट्स भी एक जैसे नहीं हैं। ओशन के बॉटम पे पानी ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाता है और सरफेस पे वेस्ट से ईस्ट की तरफ। यानी अगर इतने ऊंचे पिलर्स यहाँ खड़े किए गए तो उनको दोनों तरफ से पानी के प्रेशर को बर्दाश्त करना होगा। लेकिन इस ब्रिज को सबसे बड़ा खतरा पानी में खड़े दुनिया के सबसे बड़े पिलर से नहीं, बल्कि अर्थ की टेक्टोनिक प्लेट से होगा। जी हाँ, हमारे अर्थ का क्रस्ट मुख्तलिफ सेक्शन से बना है जिनको टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं, और ये हर वक्त हिल रही होती हैं। और जहाँ पर ये प्लेट्स एक दूसरे से मिलती हैं वहाँ जिलजिले यानी अर्थक्वेक्स बहुत आम होते हैं। बदकिस्मती से अफ्रीकन और यूरेशियन प्लेट्स जिस जगह पर मिलती हैं उसी के ऊपर स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है। यानी अगर यहाँ ब्रिज बन भी गया तो इसका नतीजा काफी भयानक हो सकता है। इस रीजन में अर्थक्वेक से बचे रहना सिर्फ वक्त का खेल है। 1755 में लिस्बन अर्थक्वेक आया जिसका रेक्टर स्केल पे मैग्नीट्यूड 8.5 से 9 तक था। इसकी वजह से पोर्चुगल, स्पेन और मोरक्को में खूब तबाही मची। इसी तरह 1960 में 5.7 मैग्नीट्यूड वाला अगादीर अर्थक्वेक आया जिसने अगादीर और मोरक्को में तबाही फेर दी। यानी स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर पे ब्रिज बनाने का मतलब ये है कि इसको अटलांटिक ओशन के हाई करंट्स का मुकाबला तो करना ही होगा, ऊपर से 9 या 10 मैग्नीट्यूड के जलजले को भी बर्दाश्त करना होगा। इन सब खतरों के साथ साथ स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर का ओशन फ्लोर भी स्टेबल नहीं है। रिसर्चर्स का कहना है कि स्ट्रेट के नीचे सॉफ्ट क्ले की लेयर्स हैं जो किसी भी स्ट्रक्चर को सपोर्ट नहीं कर सकती। ये सॉफ्ट क्ले जियोलॉजिकल एक्टिविटी के दौरान या फिर किसी भी किस्म के प्रेशर पर आसानी से इधर उधर हो सकती हैं। जियोलॉजिस्ट ने खबरदार किया है कि इस इलाके में कोई भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इन क्ले चैनल्स की वजह से तबाहकुन तौर पे नाकाम हो सकता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों कॉन्टिनेंट्स को किसी भी तरह जोड़ा नहीं जा सकता। कई ऑल्टरनेट्स भी दिए गए हैं, जैसा कि ओशन फ्लोर के नीचे से गुजरने वाला टनल, यूके और फ्रांस के बीच चैनल टनल जैसा। पर यह प्रोजेक्ट की कॉस्ट को और ज्यादा बढ़ा देगा, जो इस प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी पर सवालिया निशान खड़ा कर देता है। दूसरी तरफ स्पेन और यूरोपियन यूनियन कंट्रीज का मानना है कि टनल या ब्रिज बनाने के बाद यूरोप में बहुत सारे अफ्रीकन रेफ्यूजीज या इल्लीगल इमिग्रेंट्स की तादाद बढ़ जाएगी, जिस पर कंट्रोल पाना बहुत मुश्किल हो सकता है। यही सब वजूहात हैं जिसकी वजह से स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर पर दोनों कॉन्टिनेंट्स का फासला ना होने के बावजूद भी यहाँ आज तक कोई ब्रिज नहीं बनाया गया। उम्मीद है आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।